Hello guys, welcome to my YouTube channel. Today we are discuss about calculating work done in rotating a dipole and dipole energy. आज हम दो चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे इस क्लास में। एक तो हम डाइपोल को जब इलेक्ट्रिक फील्ड में घुमाते हैं तो घुमाने में हमको कितना वर्क करना पड़ता है, ठीक। दूसरी चीज़ हम ये स्टडी करेंगे कि डाइपोल को जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं तो इस डाइपोल के पास एनर्जी है या नहीं है, तो कितनी है, अगर है तो कितनी है, ठीक। वी नो दैट अ डाइपोल kept in a electric field is able to rotational motion. It can not able to linear motion. एक डाइपोल को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो इस डाइपोल पर एक टॉर्क वर्क करता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, एक बलागुण लगता है, वो बलागुण इसको घुमाता है, ठीक। तो घुमाता है तो जब भी कोई चीज़ घूमती है तो वो कौन सा मोशन होता है, दैट इज रोटेशनल मोशन होता है। और यदि कोई चीज़ स्ट्रेट लाइन में चलती है तो कौन सा मोशन होता है, लीनियर मोशन। तो हम लोग पहले ही स्टडी कर चुके हैं कि अगर एक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए तो उस पर टॉर्क वर्क करता है, टॉर्क इसको घुमाता है तो इसके पास रोटेशनल मोशन होता है, लेकिन इसके बाद लीनियर मोशन नहीं होता, ठीक। ओके, तो जब हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में घुमाते हैं तो घुमाने में हम इस पर कितना वर्क करते हैं वो वर्क हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, ठीक। ओके, अब हम वर्क कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो वर्क डन का हमको फॉर्मूला पता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वर्क डन, ठीक। बट इन दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन में हम डाइपोल को रोटेट करा रहे हैं तो रोटेट कराने के लिए वर्क डन का फॉर्मूला सिंपल फॉर्मूला नहीं होगा। ये अभी मैंने जो आपको फॉर्मूला बताया वो लीनियर वर्क डन का फॉर्मूला है, इसमें लीनियर फोर्स लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है। बट जब किसी चीज़ को हम घुमाते हैं तो इस समय जो हम वर्क डन करते हैं वो एंगुलर वर्क डन होता है, कोणीय कार्य होता है, ठीक। उसका फॉर्मूला क्या आपको याद है? अगर नहीं है तो देखिए किस तरह से निकाल सकते हैं। वर्क डन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, बल का डिस्प्लेसमेंट से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको एक क्वांटिटी मिल जाएगी जिसको हम बोलते हैं वर्क डन, ठीक। हमने क्या किया, इस फॉर्मूले में आर का मल्टीप्लाई कर दिया और आर का ही डिवीजन कर दिया, ठीक। ओके, इससे क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्टेंस क्या होता है, टॉर्क, दैट विल बी स्टडी इन द प्रीवियस क्लास, इसको हम पढ़ चुके हैं। एंड डिस्प्लेसमेंट अपॉन ये रेडियस, ये किसका फॉर्मूला होता है, तो ये एंगल का फॉर्मूला होता है, ठीक। तो एंगुलर वर्क डन का फॉर्मूला क्या आ गया, टॉर्क मल्टीप्लाई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यानी कि कोणीय कार्य का सूत्र क्या होता है, बल आघूर्ण गुणित कोणीय विस्थापन, बल आघूर्ण गुणित कोणीय विस्थापन, ठीक। तो ये कोणीय कार्य का सूत्र होता है। ये फॉर्मूला हमको उस जगह लगाना है, यहाँ कहीं भी घुमाने में हम जब कार्य करते हैं उस जगह ये फॉर्मूला हमारा लगता है, ठीक। तो इसको याद रखिए, टाउ मल्टीप्लाई थीटा, थीटा क्या है, कोणीय विस्थापन, टाउ क्या है, बल आघूर्ण। ओके, तो अब हम लेते हैं वर्क डन। हाँ, फर्स्ट वी आर स्टडी वर्क डन इन रोटेटिंग अ डाइपोल, द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। अब हमने एक डाइपोल लिया और उस डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखकर घुमाया और घुमाने पर हमने वर्क डन किया। तो क्वेश्चन ये उठता है कि घुमाया कहाँ पे, ठीक है ना। अगर आपसे पूछा जाए कि वर्क डन कैलकुलेट करिए तो वो बोलेगा कहाँ से करूँ, एक इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा हमको कि कहाँ से करूँ। तो उसी तरह से इस डाइपोल की हमने ये वाली सिचुएशन ली, सिचुएशन कौन थी, जब डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड की ये वाली सिचुएशन थी, एक ही डायरेक्शन में थे। तो इस समय डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जीरो एंगल बना रहा था। अब इस 0 डिग्री से हमने उसको घुमाना स्टार्ट किया, जहाँ तक भी हम उसको घुमाना है वो एंगल हमने कितना मान लिया, थीटा मान लिया।
तो हम जो वर्क डन निकालने वाले हैं, आ डाइपोल इज रोटेट फ्रॉम 0 टू थीटा, 0 से थीटा तक जाने के लिए जितना हम वर्क डन करेंगे वो हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ओके। फॉर्मूला क्या होता है वर्क डन निकालने का? W इक्वल टू टॉर्क इनटू थीटा। ठीक, अब ये फॉर्मूला हम नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि ये फॉर्मूला हम तब लगा सकते हैं जब हमारे पास टाउ की एक कांस्टेंट वैल्यू हो। टाउ की एक कांस्टेंट वैल्यू होनी चाहिए तो हम इस फॉर्मूले को लगाएंगे। बट हम क्या देख रहे हैं, टाउ का मतलब क्या है? पी ई साइन थीटा। तो इसमें पी की एक वैल्यू है, ई की एक वैल्यू है, और थीटा यानी कि साइन थीटा, थीटा बदलने के अनुसार बदलता है। तो जैसे जैसे हम उसको घुमाएंगे तो थीटा की वैल्यू चेंज हो जाएगी। अब चेंज होने से क्या मतलब है? चेंज होने से मतलब ये है कि ये फोर्स बदल जाएगा। तो कभी फोर्स कम लगना है तो कभी ज़्यादा लगना है। ये किस पर डिपेंड कर रहा है? थीटा पर डिपेंड कर रहा है। तो साइन थीटा की वैल्यू के अनुसार टाउ की वैल्यू बदलती है। तो फिर टॉर्क कांस्टेंट कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। ठीक, और थीटा की वैल्यू तो बदल रही है। तो ये टोटल वर्क डन वाला फॉर्मूला अभी हम नहीं लगा पाएंगे। तो फिर इसमें हमारा कैलकुलस हेल्प करता है। कैलकुलस मेथड में क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, इसको घुमाना तो 0 टू थीटा है, बट हम इसको डायरेक्ट 0 टू थीटा नहीं घुमाते, थोड़ा सा इसको घुमा लेते हैं। थोड़ा सा अपनी मीन पोजीशन से इसको थोड़ा सा घुमा लिया, और उतने घुमाने में जो हमने डिस्प्लेसमेंट किया उसको मान लिया डी थीटा। थोड़ा सा घुमाया तो थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट होगा। तो थोड़ा सा घुमाने पर थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ तो हमने स्मॉल वर्क डन किया, सूक्ष्म कार्य किया। तो सूक्ष्म कार्य निकालते हैं हम पहले, और सूक्ष्म कार्य निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? डी डब्ल्यू बराबर टाउ मल्टीप्लाई डी थीटा। और सूक्ष्म कार्य में हम मान के चलते हैं कि टाउ की वैल्यू कहती है कांस्टेंट है। ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या निकाल लिया? डी डब्ल्यू निकाला। ठीक, अब थोड़ा सा घुमाया, डी डब्ल्यू कैलकुलेट किया, फिर थोड़ा सा घुमाया, फिर डी डब्ल्यू कैलकुलेट किया, फिर थोड़ा सा घुमाया, डी डब्ल्यू कैलकुलेट किया। इस तरह से सारे डी डब्ल्यू को थीटा तक घुमाने तक जितने भी डी डब्ल्यू बने सबको हम क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे। तो हमारा क्या निकल आएगा? टोटल वर्क डन कैलकुलेट हो जाएगा 0 टू थीटा। तो ये काम हम याद करने वाले हैं, याद रखिए। तो देखिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा एंगल तक हमको इसको घुमाना है। तो थीटा तक जाने से पहले हमने इसको थोड़ा सा घुमाया डी थीटा। तो डी थीटा घुमाने में हमने स्मॉल वर्क डन किया, तो हमने सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है? स्मॉल वर्क डन, सूक्ष्म कार्य। फॉर्मूला क्या होता है? डी डब्ल्यू इक्वल टू टाउ मल्टीप्लाई डी थीटा। ओके, तो ये स्मॉल वर्क डन हम निकालते हैं। अगर सभी स्मॉल वर्क डन हम निकाल लेंगे और सबका हम इंटीग्रेशन कर देंगे, समाकलन कर देंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा? टोटल वर्क डन मिल जाएगा। ठीक, तो अब हमने टोटल वर्क डन किया और इसका इंटीग्रेशन कर दिया। ओके, डी डब्ल्यू इंटीग्रेशन के लिए हम लिमिट लगा के चलते हैं। मान लीजिए θ1 से लेकर θ2, डी डब्ल्यू की वैल्यू दिस पुट हियर, यहाँ रख दी। ठीक है, ओके। अब डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन कितना होता है? डब्ल्यू आप लोग जानते हैं, इस तरह से देखिए, dx का इंटीग्रेशन x होता है, तो डी डब्ल्यू का कितना होगा? डब्ल्यू। ठीक, हमने टाउ की वैल्यू रख दी। टाउ की वैल्यू हम लोगों को याद है क्या होती है? पी साइन थीटा। तो यहाँ पर पी साइन थीटा रख दिया। अब P डाइपोल मूवमेंट है जो कि एक कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, तो ये हमने बाहर निकाल लिए। साइन थीटा, थीटा के अनुसार बदल रहा है, तो वो कांस्टेंट कैसे हो सकता है? ठीक है, तो वो अंदर है। अब हमने इसका इंटीग्रेशन किया तो हमको फॉर्मूला पता है, साइन x dx का इंटीग्रेशन कितना होता है? माइनस कॉस x। और यहां पर हमारा फंक्शन चल रहा है थीटा में, तो साइन थीटा का डी थीटा के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन कितना? तो आंसर है कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा। तो जो माइनस इसमें आ रहा है वो मैंने बाहर रख लिया। ठीक, और लिमिट तो चली रही है θ1 टू θ2। ठीक, अब नेक्स्ट स्टेप में हम करते क्या है? ये लिमिट रखते हैं। लिमिट थीटा के स्थान पर रखी जाएगी। दिस इज अपर लिमिट, दिस इज लोअर लिमिट। पुट हियर दिस वैल्यू, पुट हियर। ओके, तो यहां हमने रख दी θ2, फिर माइनस लगाया, फिर क्या रख दिया? θ1। ठीक है, अब ये माइनस ऑलरेडी चल रहा है,
तो इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा और नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये स्टेप आगे, तो ये हमारा एक फॉर्मूला बन गया वर्क डन का। ओके, लेकिन हमको कैलकुलेशन कहाँ करनी थी? जनरल फॉर्मूला बन गया, कैलकुलेशन 0 to थीटा करनी थी। तो अब हम लेते हैं फॉर रोटेशन फ्रॉम 0 to थीटा। 0 to थीटा के लिए ले रहे हैं हम, वर्क डन निकाल रहे हैं 0 to थीटा। तो देखिए, तो बहुत सिंपल सी बात है, थीटा 1 की वैल्यू हम रख देंगे 0 डिग्री और थीटा 2 की वैल्यू कितनी रख देंगे? थीटा। तो थीटा 1 के स्थान पर तो 0 रख दिया अपने फॉर्मूले में और थीटा 2 के स्थान पर थीटा रख दिया। तो जब हम रखेंगे तो cos 0 कितना होता है? 1 होता है, तो उसके स्थान पर तो 1 आ गया, माइनस था फॉर्मूले में पहले से ही, और थीटा 2 की जगह क्या आ गया? थीटा आ गया। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया वर्क डन का 0 to थीटा। तो ये जो हमने वर्क डन कैलकुलेट किया है वो 0 to थीटा के लिए वर्क डन कैलकुलेट किया है। हम चाहें तो 0 to 90, 0 to 180, 0 to 270, यानी कि डाइपोल को 90 डिग्री तक ले गए तो कितना वर्क डन किया? 180 ले गए, कितना किया? 120 ले गए, सॉरी 270 ले गए, कितना वर्क डन किया? तो हम निकाल सकते हैं। तो हमने निकाल लिए और इनको अच्छे से याद कर लिया कि 0 to 90 कितना वर्क डन किया। तो 0 to 90 सिंपल फॉर्मूला अभी आपने निकाल के रखा हुआ है, PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। ये जनरल फॉर्मूला याद रखिए वर्क डन का। ठीक, थीटा 1 के स्थान पर तो रख दिया 0 और थीटा 2 के स्थान पर रख दिया 90। तो cos 0 और इसके स्थान में कितना रखा? 90। तो cos 0 1 होता है, cos 90 0 होता है। तो 1 का मल्टीप्लाई इससे किया तो हमको कितना मिल जाएगा? PE। तो 0 to 90 अगर हम उसको घुमाते हैं तो वर्क डन कितना होता है? PE, यानी कि हमने PE वर्क कर लिया। अब यदि हम उसको 0 to 180 हम उसको यहां तक ला चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, अब हमने उसको 180 तक ले लिया तो 180 में किया गया वर्क कितना होता है? 2PE, क्योंकि cos 180 की वैल्यू -1 होती है तो वो जुड़ जाएगा, तो अपना आ जाएगा 2PE। इसी तरह से 270 के लिए निकाल सकते हैं, तो 270 की वैल्यू 0 होती है तो अपना कितना आ जाएगा? PE। तो ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में वर्क डन के। हाँ, इनको हम बहुत यूज करेंगे आगे जाके, तो याद रखिए 0 to 90 के लिए वर्क डन कितना होता है? PE। ठीक, 0 to 180 के लिए कितना होता है? 2PE और 270 के लिए कितना होता है? PE होता है। ठीक, ये आपको माइनर बना के रखना है। ओके, हाँ, इसमें आप एक चीज देख रहे हैं, वो चीज क्या है कि जब हम 90 डिग्री तक जाते हैं तो वर्क डन हमने कितना किया? PE। जब लेकिन 90 डिग्री और घुमा देते हैं तो वर्क डन PE का क्या हो जाता है? डबल हो जाता है। तो कितना हो गया? 2PE। ठीक है, ओके, तो याद रखिए, तो 180 पर वर्क डन 2PE होता है, जबकि 90 में कितना होता है? PE होता है। ठीक, ओके, वर्क डन कैलकुलेट करने के बाद अब हम स्टडी करेंगे डाइपोल की एनर्जी के बारे में। हमारे पास एक डाइपोल है और उस डाइपोल को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। ठीक, तो जब हमने उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया तो इसके पास कितनी एनर्जी है वो हम निकालना चाहते हैं। ठीक, ओके, इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि किसी भी डाइपोल को जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखना चाहते हैं तो डाइपोल पर एक टॉर्क वर्क करता है। ठीक, और ये टॉर्क जो होता है वो हमेशा डाइपोल को घुमाकर उस पर फोर्स लगाएगा, यानी कि टॉर्क लगाएगा और उसको घुमाकर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लाना चाहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो ये जो सिचुएशन होती है डाइपोल की, ये इक्विलिब्रियम की सिचुएशन होती है। तो जब भी आप किसी भी डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में छोड़ देंगे तो वो ऑलवेज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही खड़ा हो जाएगा। तो ये जो सिचुएशन है इसकी कौन सी सिचुएशन है? इक्विलिब्रियम सिचुएशन होती है। ठीक है, तो किसी भी डाइपोल की इक्विलिब्रियम सिचुएशन ये होती है कि जैसे ही आपने छोड़ा उस पर टॉर्क लगेगा, वो आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में।
ओके ठीक, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। इसके बाद अगली चीज़ पर हम आते हैं कि ये जो सिचुएशन में मैंने डाइपोल को खड़ा किया है, क्या मुझे इस सिचुएशन में डाइपोल को लाने के लिए कोई वर्क करना पड़ा? क्योंकि मैं वर्क करूंगा तो उसके बाद एनर्जी आएगी, ठीक है। तो कितनी एनर्जी आई वो मैं आपको बताना चाहता हूं। तो इसको आप इस तरह से समझिए, देखिए ये ऑब्जेक्ट यहां पड़ा हुआ था इस टेबल पर, मैंने इसको उठाया और इस पर वर्क किया और इसको यहां रख दिया। मैंने इस पर कितना वर्क किया? mgh यहां रख दिया, ठीक। अब एक दूसरा व्यक्ति मेरे इस रूम में आता है तो मैं उससे पूछता हूं कि मैंने इस पर कितना वर्क किया, तो या मैं उसको बताता हूं कि मैंने इस पर कितना वर्क किया। तो मैं कैसे बताऊंगा? तो मैं ऐसे बताऊंगा कि ये जो ऑब्जेक्ट थी पहले जीरो कंडीशन में थी, अब इस जीरो कंडीशन से मैं इस ऑब्जेक्ट को उठाकर लाया और मुझे फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना पड़ा mgh। कितना वर्क डन करना पड़ा? mgh। तो ये जो मैंने वर्क डन किया है इसकी जीरो सिचुएशन से कहां किया है? हायर सिचुएशन में। तो जीरो सिचुएशन से इस सिचुएशन में लाने पर मुझे क्या करना पड़ा? वर्क डन। तो जब मैं वर्क डन करता हूं तो क्या होता है? मैं इस पर वर्क कर रहा हूं, यानी कि मैं अपनी एनर्जी को खर्च कर रहा हूं, ठीक। और जब मैं एनर्जी को खर्च करता हूं तो वो एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है किस में? इस बॉडी में। तो अब इस बॉडी के पास एनर्जी आ गई। मैंने पूछा कितनी एनर्जी आ गई, तो आंसर कितना देंगे? कितना वर्क किया था? mgh। तो इसके बाद कितनी एनर्जी आ चुकी है? राइट, mgh। लेकिन शुरू कहां से किया था? शुरू उस सिचुएशन से किया था जब इस बॉडी पर कोई फोर्स नहीं लग रहा था, ठीक है। तो किसी भी बॉडी को जीरो फोर्स वाली सिचुएशन से लेकर आना है और उस पर वर्क करना है, तो जितना आप वर्क डन करोगे वही उसकी क्या कहलाएगी? एनर्जी कहलाएगी, पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी, स्टोरेज ऊर्जा कहलाएगी। तो अब ये जो डाइपोल है ये यहां रखा हुआ है, तो इसके पास एनर्जी हो सकती है, बट वो एनर्जी कितनी? ठीक। तो अभी ये जो डाइपोल है, इस डाइपोल पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस पर फोर्स लग रहा है, ठीक। ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है कि जब इस पर फोर्स नहीं लग रहा हो, ओके। तो ऐसी सिचुएशन कौन सी सिचुएशन होती है? फोर्स का हमको फॉर्मूला पता है, Q इंटू ई। जिस जगह E की वैल्यू कितनी हो? जीरो हो, उस जगह फोर्स कितना होता है? जीरो होता है। तो जहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा वहां फोर्स कितना होगा? जीरो होगा, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कहां होता है? तो हमको फॉर्मूला पता है, E इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। अगर हम R की वैल्यू इन्फिनिटी कर दें तो E की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। तो याद रखिए R की वैल्यू जो इन्फिनिटी कर देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, हमने वो वाला इलेक्ट्रिक फील्ड लिया जिसकी वैल्यू कितनी है? जीरो है, क्योंकि जिस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है वहां फोर्स भी कितना होता है? जीरो। तो अब हम इस डाइपोल को वहां से उठाकर लाते हैं, और वहां से उठाकर लाएंगे तो अब आप भी समझ रहे हैं, उस जगह से जब हम उठाकर लाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो हमने कुछ ना कुछ वर्क किया होगा। यहां से लेकर आए ना, यहां से यहां तक लेकर आए तो कुछ वर्क किया, वही वर्क इसकी पोटेंशियल एनर्जी कहलाई थी। तो वही चीज आप इसमें अप्लाई करिए कि इसको हम ऐसी जगह से लेकर आए, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो था तो फोर्स की वैल्यू भी कितनी होगी? जीरो होगी। उस जगह से हम उसको उठाकर लेकर आते हैं। अब इसको जरा समझिए ध्यान से, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कहां होता है? इन्फिनिटी पर। तो ये इन्फिनिटी है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है? जीरो होती है। और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो होने का मतलब क्या है? अभी इस पर यहां इस प्लेस पर फोर्स कितना होगा? जीरो, ठीक है। इस जगह पर फोर्स जीरो है। अब यहां पर हमने चार्ज को लिया पहले प्लस क्यू, क्योंकि हम डाइपोल का निर्माण कर रहे हैं तो हमने एक पॉजिटिव चार्ज को पकड़ा, फिर बाद में नेगेटिव को भी पकड़ेंगे, ठीक, ओके। और दोनों को लाकर 2a डिस्टेंस पे खड़ा कर देंगे तो क्या बन जाएगा? डाइपोल बन जाएगा। तो हम डाइपोल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और डाइपोल बनाने की कोशिश में उसके बाद कितनी एनर्जी आई वो हम निकालना चाहते हैं, उसको स्टडी करना चाहते हैं। तो अब हमने क्या किया, ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ध्यान दीजिए इधर, इस पॉजिटिव चार्ज को हमने उठाया और इसको इधर ले जाना स्टार्ट किया,
तो अब आप फॉर्मूला जानते हैं E इक्वल टू क्यू अपॉन 4πε0r², और फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, Q इंटू E। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस कम होने पर बढ़ता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ने से इस फॉर्मूले के अनुसार क्या बढ़ता है, फोर्स बढ़ता है। तो अब हमने इसको इधर लाना स्टार्ट किया। ठीक है, तो जब हम इसको इधर लाना स्टार्ट करेंगे तो डिस्टेंस का क्या होगा, डिक्रीज होगी, और डिस्टेंस डिक्रीज होने से फोर्स बढ़ेगा। तो अब इस चार्ज पर फोर्स लगना स्टार्ट हो गया, और अब इस पर फोर्स लगना स्टार्ट हो गया किस डायरेक्शन में, तो आंसर है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स लगता है, तो फोर्स इधर लग रहा है। ठीक है, ओके, फोर्स लग रहा है इस पर। अब मैं इसको इधर लेकर आ रहा हूं। ठीक है, तो मैं किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूं, तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर फोर्स लगा रहा है पॉजिटिव चार्ज पर। अब मैंने अपना हाथ लगा लिया, हाथ लगा लिया। ठीक है, क्योंकि ये भागना चाहता है, मैं इसको पकड़ के रखता हूं, तो मैंने अपना हाथ लगा लिया। अब मैंने इस पर फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में, तो ये मेरे फोर्स की डायरेक्शन है। किस फील्ड के अगेंस्ट है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट है। तो मैं इसको कहां लेकर आ रहा हूं, इधर लेकर आ रहा हूं। तो जिस डायरेक्शन में मैं फोर्स लगा रहा हूं, इस बॉडी, इस पार्टिकल का, इस चार्ज का भी डिस्प्लेसमेंट इसी डायरेक्शन में हो रहा है। तो इस सिचुएशन में जो हम वर्क डन करेंगे वो कैसा वर्क डन होगा, पॉजिटिव वर्क डन होगा, धनात्मक कार्य होगा। जब बल और विस्थापन की दिशा सेम होती है तो किया गया कार्य कैसा होता है, धनात्मक होता है। तो पॉजिटिव चार्ज को जब हम लेकर आते हैं तो कैसा वर्क डन करते हैं, पॉजिटिव। ठीक, कितना वर्क डन किया, तो हम लेकर आ रहे हैं, लेकर आए 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 और यहां तक हम इसको लेकर आ चुके हैं, और इस जगह पर आकर, इस लोकेशन का नाम है N, और N लोकेशन पर आकर हमने इसको खड़ा कर दिया। तो हमने कुछ वर्क डन किया, वो वर्क डन हमने मान लिया U1, कैसा है, पॉजिटिव। ठीक है, ओके, गुड। अब इसके बाद हमने क्या किया, नेगेटिव चार्ज को लिया। अभी इस जगह पर फोर्स कितना, 0, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, 0। कहां है ये, इन्फिनिटी पर है। तो अब हमने इसको यहां से ले जाना स्टार्ट किया। ठीक है, अब मैंने इसको यहां से ले जाना स्टार्ट किया, तो जैसे जैसे डिस्टेंस कम होगा इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ने के अनुसार फोर्स की वैल्यू बढ़ जाएगी, यानी कि अब उस चार्ज पर फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे है, और ये पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा, और जैसे ही पॉजिटिव चार्ज की तरफ खींचता है मैं ऐसे पकड़ लेता हूं कि इसकी तरफ खींचा मत चला जाए तेजी से। तो मैंने इसको पकड़ लिया, तो मैं फोर्स कहां लगा रहा हूं, यस, इस डायरेक्शन में लगा रहा हूं, और चार्ज को लेकर कहां आ रहा हूं, इस डायरेक्शन में। तो इन दिस सिचुएशन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों की डायरेक्शन कैसी हो गई, अपोजिट हो गई। तो इस समय हम जो वर्क डन करेंगे वो कैसा वर्क डन होगा, नेगेटिव वर्क डन होगा। बट कितना वर्क डन किया वो हम देख रहे हैं। यहां से हम इसको लेकर आए 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 और यहां पर आकर एन सिचुएशन पर आ गए, जिस सिचुएशन पे हम पॉजिटिव चार्ज को लेकर आए थे, ठीक उसी लोकेशन पर हम आ चुके हैं। तो हमने कितना वर्क डन किया, तो आंसर है चार्ज की क्वांटिटी सेम है और इलेक्ट्रिक फील्ड की क्वांटिटी सेम है, तो फोर्स की क्वांटिटी भी सेम होगी, इसलिए वर्क डन कैसा होगा, सेम। लेकिन एक डिफरेंस है, पॉजिटिव के लिए वर्क डन पॉजिटिव था, नेगेटिव के लिए वर्क डन कैसा है, नेगेटिव। तो इस जगह हमने वर्क डन किया, मान लीजिए U1, कैसा, नेगेटिव। अब इस लोकेशन पर पॉजिटिव पर किया गया वर्क, इसी लोकेशन पर नेगेटिव पर किया गया वर्क नेगेटिव है, लेकिन टोटल वर्क डन कितना, 0 है। ओके, 0 है, लेकिन अभी डाइपोल नहीं बना है। डाइपोल कब बनेगा, जब हम इसको कितना और ले जाएंगे, इस नेगेटिव चार्ज को 2a डिस्टेंस तक और ले जाएंगे, तब डाइपोल बनेगा। ठीक है, अभी जो चीज आपने समझी है इसको हम लैंग्वेज में लिख लेते हैं। तो देखिए इसकी लैंग्वेज हम लोगों ने किस तरह से लिखी, एट इन्फिनिटी इक्वल टू कितना है, 0, तो फोर्स पे कितना होगा, 0। ओके, पॉजिटिव चार्ज इज ब्रॉट फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट n, उसको इन्फिनिटी से कहां लेकर आए, पॉइंट n तक लेकर आए। लेट द वर्क डन ऑन चार्ज बी प्लस U1, ये हमने मान लिया कि उस पर हमने कितना वर्क डन किया। अब हमने क्या किया, नेगेटिव इज ब्रॉट फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट n। अब नेगेटिव चार्ज को भी हम उठाकर कहां लाते हैं, पॉइंट n तक लाते हैं। द वर्क डन इज माइनस U1। ठीक, ओके। अभी लेकिन डाइपोल नहीं बना है, तो उसको कितना डिस्टेंस तक और चलाएंगे, 2a डिस्टेंस तक और चलाएंगे, तब यहां पर क्या बन जाएगा, डाइपोल बन जाएगा। तो अब हमने क्या किया, नाउ माइनस Q इज ब्रॉट फर्दर, थोड़ा सा आगे और लेकर गए,
ब्रॉट फर्दर फ्रॉम N टू M, कितना डिस्टेंस तक लेके गए, 2a डिस्टेंस तक लेके गए। तो यहां से यहां तक ले जाने में कितना वर्क डन और करना पड़ा, तो वो वर्क डन हमने कैलकुलेट किया। द वर्क डन इज W इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, फोर्स कितना लग रहा है हमको पता है, माइनस QE, डिस्प्लेसमेंट और कितना किया 2a, ये वर्क डन निकाला, ये यहां से लेकर N टू M वाला वर्क डन है। तो फोर्स की वैल्यू माइनस QE, डिस्प्लेसमेंट 2a, और Q इंटू 2a क्या होता है, P, दैट इज डाइपोल मूवमेंट, द्विध्रुव आघूर्ण। तो इसके स्थान पर कितना आ गया P। तो यहां से यहां तक लाने में वर्क डन कितना किया, माइनस PE। ओके, तो अब इस पूरी प्रोसेस में टोटल वर्क डन कितना किया, अब ये डाइपोल बन चुका है, तो टोटल वर्क डन निकाला हमने। देखिए इधर, टोटल वर्क डन ऑन बोथ द चार्जेस, दोनों चार्जेस पर कितना कार्य किया। ये कौन सा वर्क डन है, पॉजिटिव चार्ज के लिए, वेरी गुड। ये कौन सा वर्क डन है, नेगेटिव चार्ज के लिए। और फिर उसको डाइपोल बनाने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ा था, माइनस P। सबको ऐड कर दिया, तो ऐड कर दिया, ये तो कैंसिल हो गए आपस में, कितना बचा, तो ये वर्क डन हमने निकाला, कितना, माइनस PE। यही जो वर्क डन हमने किया वो काय में कन्वर्ट हो जाएगा, यस, पोटेंशियल एनर्जी में। किसकी पोटेंशियल एनर्जी, डाइपोल की, क्योंकि हमने बनाया क्या है, किसको लेकर आए, डाइपोल को लेकर आए। तो ये किसकी एनर्जी हो गई, डाइपोल की एनर्जी हो गई। सो देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल केप्ट अलोंग E वेक्टर। तो जब E वेक्टर के अलोंग डाइपोल होता है तो उसके पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी होती है, तो याद रखिए U इक्वल टू माइनस PE, ये उस डाइपोल की क्या होती है, एनर्जी होती है। तो ये मत सोचिए कि डाइपोल पर यहाँ कोई फोर्स नहीं लग रहा तो इसके पास कोई एनर्जी नहीं है, आंसर इसके पास एनर्जी है लेकिन कम है। ठीक है, ओके, हो सकती है लोएस्ट एनर्जी लेवल है कि जब भी हम किसी डाइपोल को, एक्चुअली क्या होता है कि नेचर में, ये नेचर का ही रूल है कि अगर हम किसी चीज़ को हम छोड़ देते हैं, जैसे मेरे पास एक गेंद है दिस, ओके, मैं इसको छोड़ूंगा और मैं बोलूँगा कि तुम यहाँ रहना चाहते हो या नीचे, तो जैसे छोड़ता हूँ तो वो नीचे आ जाती है। क्यों, यहाँ रहने में क्या प्रॉब्लम थी, यहाँ तो इसके पास बहुत सारी एनर्जी थी, मैंने वर्क किया तो इसके पास एनर्जी आई, तो यहाँ रुकने में क्या दिक्कत थी। तो नेचर ने ऐसा रूल बनाया है कि ये यहाँ खड़ा रहना पसंद नहीं है इसको, ये नीचे गिर जाएगी, कहाँ चली जाएगी, नीचे चली जाएगी। ठीक है, तो कोई भी सिस्टम हमेशा लोएस्ट एनर्जी लेवल में रहना चाहता है। जैसे एक टंकी में वाटर भरा हुआ है, हमने पाइप लगा दिया, हमने पानी से बोला तुम ऊपर रहना चाहते हो तो ऊपर रहो, नीचे रहना चाहते हो नीचे, तो वो पाइप के द्वारा नीचे आ जाता है। पाइप नहीं लगाते तब भी टंकी भर जाती, तब भी नीचे आ जाता है। ठीक है, तो ये रूल आदमी पे भी फॉलो होता है। एक दौड़ता हुआ इंसान खड़ा रहना पसंद करता है क्योंकि खड़े होने में एनर्जी कम खर्च होती है, और खड़ा हुआ इंसान बैठ जाना पसंद करता है क्योंकि बैठने में एनर्जी कम खर्च होती है, और बैठा हुआ इंसान लेट जाना पसंद करता है क्योंकि लेटने में एनर्जी बहुत कम होती है। तो नेचर में कोई भी चीज़ हमेशा लोएस्ट एनर्जी लेवल में रहना चाहती है। तो ये डाइपोल की इस सिचुएशन में जो एनर्जी होती है वो कौन सी एनर्जी होती है, लोएस्ट एनर्जी होती है। तो जब भी हम डाइपोल को छोड़ेंगे तो वो इसी लेवल में आ जाता है। क्यों, क्योंकि इस लेवल में एनर्जी मिनिमम होती है, याद रखिए। ओके, अब ये तो डाइपोल की इक्विलिब्रियम की सिचुएशन आ गई, संतुलन की स्थिति में इसके पास एनर्जी होती है माइनस PE, ये आपको समझ में आ गया। अब हमने इस डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में घुमा दिया तो इसके पास एनर्जी किस किस लोकेशन पर कितनी कितनी होगी। ठीक है, तो हम इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो हमने इसको घुमाकर देखा, अब देखिए इधर, हाँ, तो डाइपोल को हमने घुमा दिया, तो घुमाने पर एनर्जी का लेवल क्या क्या होगा उसको देखिए। एनर्जी इन डाइपोल ऑन रोटेशन, तो ये चार सिचुएशन है। फर्स्ट सिचुएशन में हमने डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में रखा है, ठीक, ये सिचुएशन इसकी फर्स्ट है। सेकंड सिचुएशन में इसको 90 डिग्री घुमाया, थर्ड सिचुएशन में घुमाकर 180 कर दिया, और लास्ट सिचुएशन में हमने कितना कर दिया, 270 कर दिया। ओके, तो अब इन चारों सिचुएशन को देखिए क्या क्या हम करेंगे। ये तो इसकी इनिशियल एनर्जी है, ठीक, और यहाँ हम करेंगे वर्क डन, घुमाने में किया गया वर्क डन, और फिर क्या निकालेंगे, नेट एनर्जी। ठीक, तो इनिशियल एनर्जी इन दिस सिचुएशन कितनी होती है, माइनस PE, और इस सिचुएशन में वर्क डन हम कितना करते हैं, 0 वर्क डन, घुमाया ही नहीं है तो काय का वर्क डन, बस, तो वर्क डन कितना है, 0। ठीक, तो इसको ऐड किया तो नेट एनर्जी कितनी आई, माइनस PE।
ठीक है। तो माइनस पी वो वाली एनर्जी है जब हमने इसको घुमाया ही नहीं है डाइपोल को, याद रखिए। ठीक, अब हमने डाइपोल को घुमाकर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री करते 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 9 डिग्री तक इसको हम ले गए। तो 90 डिग्री तक ले गए तो हमने कितना वर्क डन किया, ठीक है। तो अब देखिए घुमाया नहीं था उस समय, इनिशियल एनर्जी कितनी थी माइनस पी, तो अभी भी कितनी है माइनस पी है। लेकिन अब 90 डिग्री तक हम ले जा चुके हैं तो हमने वर्क डन कितना किया प्लस ई, ये हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, वर्क डन प्लस ई। तो अब हमने नेट एनर्जी निकाली तो इसको ऐड किया, नेट एनर्जी कितनी आई 0, एनर्जी कितनी हो गई 0। ठीक, अब हमने इस डाइपोल को और घुमाया, अपनी इनिशियल सिचुएशन से 180 तक ले आए। तो ये तो क्या है, इनिशियल एनर्जी है। तो 0 to 180 तक लाने में कितना वर्क डन किया, इतना वर्क डन किया। तो नेट एनर्जी कितनी दिस। इसके बाद हमने इसको और घुमा दिया कितना 270, तो ये इनिशियल एनर्जी है, 270 तक लाने में ये हमने वर्क डन किया। वर्क डन के फॉर्मूले से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नेट एनर्जी कितनी आ गई 0। तो अब देखिए ये 4 सिचुएशन आपको थोड़ी माइंड में बना के रखनी है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सिचुएशन, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा पूछी जाती है एग्जामिनेशन में, बहुत ही छोटे फाइन क्वेश्चन हैं जो आप पूछे जा सकते हैं। अब देखिए जरा इसमें एक चीज़ समझने की कोशिश करिए, मिनिमम एनर्जी लेवल कौन सा है, दिस बताइए, ये वाला है या ये वाला है मिनिमम एनर्जी लेवल। तो आंसर है कुछ लोगों का जिसमें एनर्जी 0 होती है वो लेवल कैसा होता है मिनिमम, दिस इज रॉन्ग आंसर। क्यों, क्योंकि देखिए पहले एनर्जी कितनी थी माइनस पी, ठीक है। अब एनर्जी कितनी हो गई 0। ये एनर्जी तक पहुंचने के लिए हमने डाइपोल को घुमाया ना, कितना घुमाया 90 डिग्री घुमाया, ठीक है। तो अब मुझे बताइए 90 डिग्री घुमाने पर एनर्जी 0 हो जाती है, तो माइनस पी बड़ा होता है या 0 बड़ा होता है, तो ऑफकोर्स 0 बड़ा होता है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो सिचुएशन है 90 डिग्री पर, उस समय एनर्जी मिनिमम नहीं होती है। 0 से आप ये मत समझिए कि एनर्जी मिनिमम है, एनर्जी मिनिमम नहीं है, ठीक है। कुछ एनर्जी इसके पास आ चुकी है, वो कितनी एनर्जी है 0 एनर्जी है, ठीक है। लेकिन मिनिमम एनर्जी कौन सी होती है, ये होती है, ठीक है। अब यदि हमने इसको और घुमा दिया, तो जब हम इसको और घुमाते हैं तो अब ये एनर्जी माइनस पी मिनिमम एनर्जी 90 डिग्री तक सम एनर्जी, अब इसकी एनर्जी और बढ़ गई, कितनी बढ़ गई प्लस पी। तो 180 पर इसकी एनर्जी कितनी हो जाती है प्लस पी, और फिर दोबारा से कितनी हो जाती है 0 हो जाती है, और फिर वापस जाएंगे तो वो फिर से माइनस की हो जाएगी। तो इस तरह से ये साइकिल चलता है। तो इसमें आपको पॉइंट क्या याद रखना है, मिनिमम एनर्जी का स्टेट बताइए। तो मिनिमम एनर्जी की स्टेट यानी कि कौन सी स्टेट होती है, इक्विलिब्रियम की स्टेट होती है। इक्विलिब्रियम की स्टेट कौन सी वाली, जब थीटा की वैल्यू कितनी हो 0, ये वो वाला इक्विलिब्रियम है, ठीक है। क्योंकि डाइपोल को जब छोड़ते हैं तो वो हमेशा किस स्टेट में आना चाहता है, अपनी मिनिमम एनर्जी के लेवल पर आना चाहता है। और इसको हमने नाम दिया था क्या नाम दिया था हम लोगों ने, ये स्टेबिलिटी बोलते हैं इसको, कि छोड़ा वापस आ गया, ठीक है, स्टेबिलिटी बोलते हैं। तो इसमें जो स्टेबिलिटी हो रही है वो कौन सी है, स्थाई है। स्थाई किसको बोलते हैं, जब पी वेक्टर और ई वेक्टर दोनों की डायरेक्शन कैसी होती है, सेम होती है। तो जब इस सिचुएशन में होता है तो उसके पास एनर्जी मिनिमम होती है, और जब 90 डिग्री पर आता है तो उसके पास एनर्जी हो जाती है, वो एनर्जी कितनी होती है 0। तो याद रखिए 0 डिग्री पर एनर्जी मिनिमम होती है, 90 डिग्री पर एनर्जी 0 होती है, 180 डिग्री पर एनर्जी पी होती है, और फिर 270 पे एनर्जी कितनी हो जाती है 0 हो जाती है, ठीक है। तो याद रखिए कि 0 डिग्री पर एनर्जी मैक्सिमम नहीं होती, मिनिमम होती है, ठीक है। बट 90 डिग्री पर कुछ होती है और बढ़कर कितनी हो जाएगी 180 पर जाकर पी हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में कभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न में पूछे जा सकते हैं, तो ये आप इसको ध्यान रखिए, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही स्टडी करेंगे। अब एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी तक हम लोगों ने बहुत कुछ स्टडी कर लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक लाइंस और डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल, डाइपोल की एंड ऑन पोजीशन, ब्रोड साइड पोजीशन, जनरल पोजीशन, फिर डाइपोल पर हमने टॉर्क कैलकुलेट किया। टॉर्क कैलकुलेट करने के बाद हमने उसका वर्क डन निकाला। वर्क डन के बाद हमने वर्क डन कराने से उसके पास कितनी एनर्जी होती है हमने वो निकाली।
डाइपोल की मिनिमम एनर्जी कितनी होती है वो हमने निकाली। तो यहाँ तक हम बहुत सारी चीज़ों को स्टडी कर चुके हैं। अब नेक्स्ट जो मैं टॉपिक लूँगा वो थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का टॉपिक होगा, उसमें हम लोग स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी कि विद्युत फ्लक्स। ठीक है, ओके, थैंक यू।